आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड लास्ट क्लास आपको बहुत मज़ा आया होगा। लास्ट क्लास हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। एंड आज हम लोग अपना क्लास शुरू करने वाले हैं रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर से। किससे? रिमूवल और रेजिग्नेशन। ऑडिटर को कैसे हटाएं, ऑडिटर को कैसे हटाएं, या ऑडिटर जब रिज़ाइन करता है तो उसका क्या रूल्स है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक बात बताओ, ऑडिटर क्या है? ऑडिटर क्या आपका एम्प्लॉय है जब चाहे निकाल दो? जी नहीं। ऑडिटर को निकालने के लिए आपको सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। ऐसे वैसे ऑडिटर नहीं निकलेगा। आइए उसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। क्या होता है कि बोर्ड मीटिंग होता है, पहले डायरेक्टर लोग मिलते हैं, बोर्ड मीटिंग करते हैं, और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, BR पास करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं। आपस में बैठते हैं, ऑडिटर का बुराई करते हैं, ये ऑडिटर बहुत ही अच्छा ऑडिट कर रहा है, इसको तो हमारी सारी गलतियां पता चल जाएंगी, इसीलिए इस ऑडिटर को निकालो। अब वो लोग बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं एंड फिर वो लोग एक फॉर्म सबमिट करते हैं, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ऑडिटर रिमूव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब इसका प्रोविजंस लिखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये आपका सेक्शन 140 में आता है, लेकिन रिमूवल ऑफ ऑडिटर का अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर ये है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है ये कि अगर आपको ऑडिटर को रिमूव करना है तो सबसे पहले क्या करेगा? बोर्ड मीटिंग होगा, और बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। पास बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड स्पेलिंग गलत हो गया, पास बोर्ड रेजोल्यूशन, इसको शॉर्ट में हम लोग BR बोलते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन, कहां बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा? एट बोर्ड मीटिंग। एट बोर्ड मीटिंग यानी कि BM, इसको बोलते हैं पास BR एट BM, बोर्ड रेजोल्यूशन एट BM। ठीक है, और ये पास जब हो जाएगा बोर्ड रेजोल्यूशन, इसके विद इन 30 डेज आपको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि भैया हम लोग क्या चाहते हैं, ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं। और रिमूव करना चाहते हैं, और ये हमें पास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट पास करेगा तब ऑडिटर रिमूव होगा। ठीक है, तो पास बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग हो गया। फिर विद इन 30 डेज, विद इन कितना? 30 डेज ऑफ पासिंग विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, सबमिट एक फॉर्म होता है। क्या फॉर्म है वो? ADT2, एक फॉर्म है ADT2, सबमिट फॉर्म ADT2, सबमिट फॉर्म ADT2। ठीक है, सबमिट फॉर्म ADT2 टू कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल GOVT लिख रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया यहाँ पे? RD को क्या हो गया? रीजनल डायरेक्टर। RD इक्वल्स टू रीजनल डायरेक्टर, मैं इधर लिख देता हूं, RD रीजनल डायरेक्टर। रीजनल का स्पेलिंग गलत है, RD होता है आपका रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, RD होता है कौन? आपका रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर। जैसे ईस्टर्न रीजन हो गया ना, तो उसका डायरेक्टर होगा, वेस्टर्न रीजन का एक और डायरेक्टर होगा, तो ऐसे 7 शायद, मैं अगर गलत नहीं हो तो 7 ऐसे रीजनल डायरेक्टर्स हैं, तो उनका अप्रूवल चाहिए आपको। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, REGIONAL,
रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। आरडी मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर। टू सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरडी रीजनल डायरेक्टर सीकिंग इट्स अप्रूवल, सीकिंग इट्स अप्रूवल, सीकिंग अप्रूवल, सीकिंग क्या, अप्रूवल। आई होप आप ये लिख रहे हैं, मैं जानता हूं मेरा वीडियो आ रहा है बट कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सीकिंग इट्स अप्रूवल, ओके। विद इन 30 days ऑफ पासिंग BR at BM सबमिट फॉर्म ADT2 टू सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि RD सीकिंग इट्स अप्रूवल। अब को रिमूव करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में। एंड फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म आता है ADT2, वो आपको CG यानी रीजनल डायरेक्टर को जमा करना पड़ेगा उसका अप्रूवल के लिए कि आप जो है वो ऑडिटर को निकालना चाहते हैं, वो अप्रूव करेगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, अब विद इन 60 days क्या करेगा, within 60 days of receiving ADT2, within 60 days of receiving ADT2, CG central government या सेंट्रल गवर्नमेंट CG क्या करेगा, अप्रूव करेगा within 60 days of receiving of नहीं receiving नहीं, within 60 days of submitting, sorry, within 60 days of submitting ADT2 to central government क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा हमें, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल resolution in general meeting, to remove the auditor, to remove the auditor, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कब रिप्लाई करेगा इसका कोई फिक्स टाइमिंग दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे बोर्ड मीटिंग में, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के भीतर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म ADT2 होता है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रीजनल डायरेक्टर सीकिंग उसका अप्रूवल। फिर देन, यहाँ पे देन लिख देता हूँ, देन विद इन 60 days 60 दिन के भीतर वो जो हम लोगों ने ADT2 जमा किया उसके 60 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स 3/4 मेजोरिटी, यानी कि 75% जो पीपल हैं वो फेवर में होने चाहिए एंड 25% फेवर में नहीं होंगे, मतलब 3/4 मिनिमम होना चाहिए, 3/4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। और नॉर्मल मेजोरिटी क्या हुआ, मोर देन 50%, ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में कि हम लोग ऑडिटर को रिमूव करना है, ठीक है, तभी आप ऑडिटर को रिमूव कर पाएंगे, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। इसका एक और एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब रिप्लाई करेगा उसका टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक IFSC कंपनी होता है, IFSC कंपनी होता है, ठीक है। वो उसके केस में क्या होता है ना, IFSC कंपनी के केस में क्या होता है, आई डोंट थिंक ये आपके सिलेबस में है बट मैं फिर भी ओरली बता देता हूँ आपको। IFSC कंपनी के केस में क्या होता है कि अगर IFSC कंपनी को आपका क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जो RD है उसने रिप्लाई नहीं किया और 60 डेज बीत गए तो वो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। क्या होगा, इन्होंने क्या किया, IFSC कंपनी था, बोर्ड रेजोल्यूशन पास की, 30 दिन में ADT2 जमा भी कर दिया और स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास भी कर दिया कि ऑडिटर को रिमूव करना है, लेकिन उनको क्या है, अभी तक CG से अप्रूवल नहीं आया है और 60 डेज बीत गए हैं,
तो वो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। यानी कि उस केस में क्या होगा कि अगर 60 डेज elapsed हो गए हैं उनको ADT 2 जमा किए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी रीजनल डायरेक्टर को, तो वो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका आगे है, रिमूवल का इतना ही था, ठीक है, रिमूवल का इतना ही था फिलहाल। अब इसके बाद वाला जो है वो है आपका रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ये जाएगा आपका सेक्शन 143(2) में, 143 नहीं 140, ऊपर 43 लिख दिया क्या मैं, एक सेकेंड, नहीं 140 है, ये भी 140 होगा, सॉरी 140, इजी कर लो ना, क्यों बेकार है, सेक्शन 142। ओके, अब इसमें क्या बोला गया कि जब ऑडिटर रिजाइन करेगा तो ऑडिटर क्या करेगा ना, ADT 3 जमा करेगा। जब BOD वाला लोग, जब BOD डायरेक्टर लोग हटा रहे हैं तब क्या करेगा, तब ADT 2 जमा करेगा। जब ऑडिटर खुद रिजाइन करेगा तब क्या करेगा, ADT 3 रिजाइन करेगा। अब इसका प्रोविजन क्या है ना, इसका प्रोविजन है कि ऑडिटर कैन रिजाइन एनी टाइम, ऑडिटर कभी भी रिजाइन कर सकता है, ऑडिटर कैन रिजाइन एनी टाइम, ऑडिटर कैन रिजाइन एनी टाइम। ओके, अब ऑडिटर जब रिजाइन करेगा, ऑडिटर सबमिट करेगा क्या, ADT 3, ऑडिटर विल सबमिट, ऑडिटर विल सबमिट फॉर्म ADT 3, ऑडिटर विल सबमिट ADT 3, ऊपर क्या था ADT 2, यहाँ है ADT 3, ऑडिटर विल सबमिट ADT 3 containing reason of resignation, reason of resignation within 30 days, within 30 days of resignation, within 30 days of resignation to the company। क्या बोल रहा है, ऑडिटर क्या कर सकता है, कभी भी रिजाइन कर सकता है, लेकिन ऑडिटर क्या है, ADT 3 जमा करेगा, उसमें अपना रीजन लिखेगा, रीजन ऑफ रेजिग्नेशन देगा, विद इन 30 डेज उसके रेजिग्नेशन देने से किसको देगा, ये कंपनी को देगा, और ROC को भी देगा। ROC होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी एंड ROC होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, एंड ROC में ये जमा करेगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कंपनी हुआ तो क्या होगा, ये तो हो गया नॉर्मल। अगर गवर्नमेंट कंपनी हुआ, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ADT 3 जो है ना ऑडिटर, ADT 3 जो ऑडिटर सबमिट करना है ऑडिटर को, वो ऑडिटर C&AG को सबमिट करेगा, C&AG को भी सबमिट करेगा, C&AG को ही नहीं, C&AG को भी सबमिट करेगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ADT 3 shall be submitted to C&AG, Comptroller and Auditor General of India also। यानी कि कंपनी को तो सबमिट करेगा ही, फिर आपका ROC को भी सबमिट करेगा एंड C&AG को भी सबमिट करेगा, ठीक है, to C&AG also। अब अगर आई डोंट नो पेनल्टी वाला पार्ट है कि नहीं, पेनल्टी वाला पार्ट शायद नहीं होगा, ठीक है।
आगे के बढ़ते हैं। अब इसमें एक और सेक्शन है, इसमें क्या सेक्शन है ना कि अगर कोई ऑडिटर को, किसी ऑडिटर का क्या हो रहा है कि टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, उसका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो फर्म के केस में क्या होता है कि फर्म के केस में हम लोग 2 टर्म रख सकते हैं और 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो उस केस में अगर वो सेम फर्म को हमें वापस से ऑडिटर नहीं रखना है तो एक स्पेशल नोटिस दिया जाता है अंडर सेक्शन 115। अब वो स्पेशल नोटिस कौन दे सकता है? जिसके पास 1% वोटिंग राइट है या जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए है, वो यहाँ पे क्या कर सकता है, आपका स्पेशल नोटिस दे सकता है ये बोल के, और उसमें ये बोला रहेगा कि हमें ये ऑडिटर को रिमूव करना है या इसको या तो उसको रीअपॉइंट करना है या तो उसको अपॉइंट नहीं करना है, ये बोला रहेगा उसमें। ठीक है, आइए अब वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 है आपका 140 है, उसी का कंटिन्यूएशन नोट है। सेक्शन 143 नहीं 4 होगा ये, सेक्शन 144। ओके, सेक्शन 144 क्या बोलता है? सेक्शन 144 बोलता है अ स्पेशल नोटिस, एक सेक्शन है 115, उसका रेफरेंस नहीं चाहिए, मैं बता दूंगा उसमें क्या बोला गया है। अ स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115। और ये 115 क्या है? ये 115 है कि एक जो पर्सन 1% वोटिंग पावर रखते हैं या 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल है, वो क्या बोलते हैं, कंपनी को ये बोल सकते हैं कि हमें ये ऑडिटर रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 गिवन, अब ये कौन दे सकता है? गिवन बाय मेंबर होल्डिंग, गिवन बाय मेंबर्स होल्डिंग एट लीस्ट, given by members holding at least 1% of voting right या voting power और paid up share capital और paid up share capital मिनिमम 5 लाख। मिनिमम 5 लाख, ये वो हैं जो स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। क्या बोल के? इज गिवन टू द कंपनी अ स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 गिवन बाय मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% वोटिंग राइट या पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 5 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी required to be given to the company if, कब देना है ये? if retiring auditor, if retiring auditor is not to be reappointed, is not to be reappointed in AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। अगर जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, जो ऑडिटर रिटायर कर रहा है एंड उस पे एंड उसको रीअपॉइंट नहीं करना है, तो क्या करेंगे? ये स्पेशल नोटिस जाएगा। या ये तो एक पॉइंट हो गया, या some other auditor is to be appointed AGM in the place, in his place
जाओ जाओ आप। नहीं जा रहा है। अच्छा छोड़ो इसको, इसको यहाँ पे छोड़ो, इसको नहीं जाना है, नहीं जाए। चिपक गए हैं यहाँ पे, एक तो गया। Some other auditor is to be appointed in AGM in, क्या हो रही है, वापस से क्यों आ जाता है? छोड़ो, आगे बढ़ते हैं इससे। टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी। Some other auditor is to be appointed in AGM, ये कुछ नहीं है। हाँ, in his place, okay, for reasons other than, for reasons other than for reasons other than rotation of auditor। ठीक है, तो सब या तो हमें तब देना है ये स्पेशल नोटिस जब जो ऑडिटर है, रिटायरिंग ऑडिटर है, वो रीअपॉइंट नहीं हो रहा है, या तो हमें किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना है और वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर की वजह से नहीं है। ठीक है, हमारा कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑडिटर चेंज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस। और ये स्पेशल नोटिस जो है ना, ये हमें 7 दिन पहले, एटलीस्ट 7 डेज पहले हमें देना पड़ता है। ठीक है, 7 दिन नहीं, सॉरी 14 दिन पहले। सच नोटिस, सच स्पेशल नोटिस, अरे यार, सच स्पेशल नोटिस shall be given 14 days before AGM, at least 14 days before AGM, before AGM, by members to the company, by members to the company। ठीक है, और कंपनी क्या करेगा, ये सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करेगा एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एजीएम। ठीक है, एंड कंपनी shall circulate to remaining members at least 7 days before AGM, at least 7 days before AGM। कॉपी कर लो आप इसको। हो क्या रहा है कि जब हमें क्या करना है, जब जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको हमें रीअपॉइंट वापस से नहीं करना है, या हमें कोई और ऑडिटर को अपॉइंट करना है उसके प्लेस पे जो रिटायर हो रहा है,
लेकिन वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर की वजह से नहीं हो रहा है, हमारा कुछ और रीजन है जिसके वजह से हम लोग ऑडिटर चेंज करना चाहते हैं, तो हमें एक स्पेशल नोटिस देना पड़ता है अंडर सेक्शन 115। ये 115 कौन नोटिस स्पेशल नोटिस दे सकता है? वो मेंबर जिसके पास या तो 1% से ज़्यादा वोटिंग राइट हो, वोटिंग पावर हो, या उसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 5 लाख हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? स्पेशल नोटिस देगा। और वो स्पेशल नोटिस देगा वो कम से कम 14 दिन पहले वो देगा एजीएम के, एजीएम होने से कम 14 दिन पहले वो कंपनी को ये देगा। एंड फिर कंपनी क्या करेगी? ये इसको सर्कुलेट करेगी बाकी उसको सर्कुलेट करेगी बाकी मेंबर्स को कितना दिन पहले? कम से कम 7 दिन पहले। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है, ये स्पेशल नोटिस का ये था। इसके बाद आई होप आपने ये लिख लिया होगा। इसके बाद एक आता है जहाँ पे एक एनसीएलटी होती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जैसे आपका कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वैसे कंपनी का कोर्ट होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी क्या कर सकती है? ऑडिटर को रिमूव कर सकती है। कब करेगी? या तो सुओ मोटो, या तो उसका खुद का मोशन में, ओन मोशन। सुओ मोटो मीन्स ओन मोशन, खुद के डिसीजन से, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया, या तो किसी और मेंबर ऑफ द कंपनी ने अप्लाई कर दिया कि ये ऑडिटर झोल कर रहा है, ये ऑडिटर काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ये बिगाड़ रहा है, तो क्या कर सकती है? एनसीएलटी उसको रिमूव करेगी। आइए देखते हैं इसका प्रोविजन। ये है आपका सेक्शन 145 में, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 में। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि एनसीएलटी, मैं चेंज करना चाहूँगा, एनसीएलटी ये है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, आइदर सुओ मोटो, सुओ मोटो यानी ओन मोशन, एनसीएलटी आइदर सुओ मोटो यानी ओन मोशन, और ऑन एप्लीकेशन, और ऑन एप्लीकेशन, और ऑन एप्लीकेशन ऑफ सीजी। सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या तो और एनी अदर पर्सन, और अदर पर्सन if it is proved that auditor is guilty of fraud, ऑडिटर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, क्या कर सकता है? ऑर्डर करेगा कंपनी को कि भैया तुम अपना क्या करो, ऑडिटर चेंज करो। या तो वो क्या बोलेगा? एमसीए को बोलेगा कि भैया तुम 15 दिन में इस कंपनी का नया ऑडिटर तुम सेलेक्ट करो, या तो ऑडिटर को बैन कर देगा 5 साल तक कि तुम किसी और कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है, या तो एक फ्रॉड होता है, फ्रॉड का सेक्शन होता है 447, जहाँ पे आपको 10 साल तक का जेल भी हो सकता है, वो इस पर ठोक देगा। ठीक है, ऑडिटर पे 447 फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 ठोक देगा। ओके, अब फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 क्या है? एक सेकंड है क्या मेरे पास? मैंने क्या इसका नोट्स बनाया है 447 का, मैं वही चेक कर रहा हूँ। गिव मी अ सेकंड। एक्यूरेट प्रोविजंस मेरे को याद नहीं है, ये आपका सिलेबस में का भी पार्ट नहीं है। हाँ, 447 नहीं है, 447 आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, तो क्या करेगा? एनसीएलटी आइदर सुओ मोटो यानी ओन मोशन में, और ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या कोई और पर्सन, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ऑडिटर गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, तो क्या करेगी? करेगी आपका ऑर्डर, नहीं ये मैं रेड से लिख लूंगा,
क्या करेगी? नंबर 1, ऑर्डर द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर, और या तो ये करेगी या तो बोलेगी, ये कब करेगी? जब नॉर्मल एप्लीकेशन सुओ मोटो या कोई दूसरे पर्सन ने, नॉर्मल पर्सन ने क्या किया? एप्लीकेशन दिया है। लेकिन अगर, बट इफ, एप्लीकेशन कौन किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट किया था। बट इफ एप्लीकेशन वाज मेड बाय सीजी, बाय सी कहाँ ऊपर चले गए? बाय सीजी, सीजी कौन है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सीजी। देन क्या करेगी एनसीएलटीए? देन एनसीएलटी may order the company, then NCLT may order the company to appoint, then NCLTA may order the company to appoint new auditor within 50 days, within 15 days, within 15 days of such order। यानी आज ऑर्डर पास की कि भैया तुम अपना क्या करो, ऑडिटर चेंज करो, तो आज से 15 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा? नया ऑडिटर क्या बोलते हैं? अपॉइंट करना पड़ेगा। दो है, सबसे पहला क्या होगा? ऑडिटर एनसीएलटी क्या करेगा? कंपनी को ऑर्डर देगा कि अपना ऑडिटर चेंज करो। दूसरा क्या होगा? अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, यानी कि एमसीए ने एप्लीकेशन किया था, तो एनसीएलटी ये ऑर्डर दे सकती है, मे ऑर्डर, कि तुम अपना नया ऑडिटर चूज करो 15 दिन में। ठीक है। तीसरा क्या है? ऑडिटर पे बैन लगा देगी फिर 5 साल का। ऑडिटर shall not conduct audit of any company for a period of 5 years। ओके। और लास्ट वाला क्या है? फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 विल बी अट्रैक्टेड। ये आपका सिलेबस में नहीं है, बस आप सेक्शन याद रख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप वहां पे लिख सकते हैं। फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 विल बी अट्रैक्टेड। अब ये क्या हुआ, इसको एक बार समझ लेते हैं। क्या हुआ कि एनसीएलटी को, या तो एनसीएलटी खुद ने, या एनसीएलटी को सीजी ने एप्लीकेशन दिया था, या किसी और पर्सन ने एप्लीकेशन भेजा था, और ऑडिटर क्या हो गया? प्रूव हो गया कि ऑडिटर फ्रॉड किया है। तो क्या होगा कि सबसे पहला होगा कि कंपनी को बोलेगी कि अपना ऑडिटर चेंज करो। लेकिन अगर एप्लीकेशन सीजी ने दिया है तो एनसीएलटी ये बोल सकती है कि तुम अपना ऑडिटर 15 दिन में चेंज करो। उसके बाद वो जो ऑडिटर होगा वो 5 साल तक कंडक्ट नहीं कर पाएगा ऑडिट, और उस पर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये थी पूरा आपका सेक्शन 140 जो डील करता था आपका रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर के साथ। इसके बाद हम लोग क्या आते हैं? रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर पे। अब रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर जो है वो क्या है कि अगर अपॉइंट करता है कौन? अगर अपॉइंट करता है आपका बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो आपका रेम्यूनरेशन भी जो रेम्यूनरेशन होगा वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिक्स करेगा। लेकिन अगर आपका अपॉइंट करता है शेयर होल्डर, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो C&AG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन फिक्स करता है रेम्यूनरेशन? शेयर होल्डर्स फिक्स करते हैं। ठीक है। तो आइए फर्स्ट ऑडिटर का पहले लिख लेते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है।
इधर हम लोग एक कॉलम बना रहे हैं अपॉइंटेड बाय, इधर हम लोग लिख रहे हैं रेमुनरेशन फिक्स्ड बाय, ठीक है। हम लोग किसका बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर का बात कर रहे हैं। तो अपॉइंटेड बाय अगर बीओडी तो फिक्स भी करेगा कौन, अगर अपॉइंट किया है बीओडी तो फिक्स करेगा बीओडी, अगर अपॉइंट करेगा बीओडी तो फिक्स करेगा कौन, बीओडी। अपॉइंटेड बाय बीओडी तो रेमुनरेशन फिक्स्ड बाय बीओडी। लेकिन अगर अपॉइंट किया है या तो शेयर होल्डर, ये एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है, अपॉइंट किया है शेयर होल्डर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी रीजनल डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर का बात हो रहा है, या C&AG। फर्स्ट ऑडिटर या तो शेयर होल्डर अपॉइंट किया, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया है, या तो C&AG अपॉइंट किया है, तो रेमुनरेशन फिक्स करेगा कौन, रेमुनरेशन फिक्स करेगा आपका शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये था आपका रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। स्पेस चाहिए नहीं, अब आते हैं रेमुनरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी वाला। रेड पेन रेड पेन रेड पेन। रेमुनरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर remuneration of subsequent auditor and casual vacancy auditor and casual vacancy auditor। सेम जैसे वहां हम लोगों ने लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे, अपॉइंटेड बाय और रेमुनरेशन फिक्स बाय। अपॉइंटेड बाय एंड रेमुनरेशन फिक्स बाय, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन एंड ये एक लाइन। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट कोई नहीं। तो अगर रेमुनरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, अगर कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर या सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया बीओडी ने, तो रेमुनरेशन फिक्स कौन करेगा, रेमुनरेशन फिक्स करेगा या तो शेयर होल्डर या तो आपके कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली आपका जो गवर्नमेंट कंपनीज होगी उनके केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या C&AG आपका क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन फिक्स करेगा। अगर नॉर्मल क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो शेयर होल्डर फिक्स करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और C&AG और C&AG। ठीक है, ये नीचे आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। रेमुनरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। एक पॉइंट और आएगा ना इधर। उसके बाद अगर अपॉइंट किया है किसने, शेयर होल्डर्स ने, सब्सिक्वेंट ऑडिटर या कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर किसने अपॉइंट किया है, शेयर होल्डर्स ने।
तो रेमुनरेशन फिक्स भी शेयर होल्डर्स करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर में अगर अपॉइंट किया है बीओडी ने तो रेमुनरेशन फिक्स करेगा बीओडी, लेकिन अगर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है शेयर होल्डर ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या CNAG ने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड CNAG मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज के केस में है, ठीक है, तो फिक्स कौन करेगा? शेयर होल्डर करेगा। लेकिन वहीं अगर रेमुनरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर या कैजुअल वैकेंसी बोल दीजिए, अगर अपॉइंट कर रहा है बीओडी तो रेमुनरेशन फिक्स करेगा शेयर होल्डर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट या CNAG इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और अगर अपॉइंट ही कर रहा है शेयर होल्डर्स तो फिक्स भी कौन करेगा? शेयर होल्डर, चाहे कोई भी कंपनी हो, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं। मेरे को फिर थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो वो स्पेस चाहिए होगा। तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स आता है रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर में। पहला पॉइंट ये है कि जो रेमुनरेशन होता है ना ऑडिटर का, इट विल कवर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिटर फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट, ठीक है, वही हम लोग लिख रहे हैं। ऑडिटर रेमुनरेशन auditor remuneration shall include all the expenses auditor remuneration shall include all the expenses incurred by auditor in connection with the audit, इन कनेक्शन विथ ऑडिट, यानी कि ऑडिट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सारा का सारा ऑडिटर रेमुनरेशन में इंक्लूडेड होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ और एक्स्ट्रा फीस नहीं मिलेगा ऑडिटर को, ठीक है, कोई और सर्विसेज के लिए। ये जो ऑडिटर का रेमुनरेशन है ये सिर्फ ऑडिट के लिए है, कुछ और एक्स्ट्रा काम कर दिया वो उसके लिए ये ऑडिटर रेमुनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो वही बोला गया है कि ऑडिटर रेमुनरेशन सिर्फ ऑडिट के लिए जो है, ऑडिट से रिलेटेड जो भी काम किया है उसके लिए सिर्फ ऑडिटर का रेमुनरेशन उस चीज़ के लिए मिलेगा जितना के लिए वो ऑडिट से रिलेटेड काम किया। कोई और काम किया है तो वो ऑडिटर रेमुनरेशन में नहीं आएगा। ऑडिटर्स remuneration shall exclude the fees charged by auditor for rendering any other services, on request of the client, यानी कि ऑडिटर रेमुनरेशन सिर्फ ऑडिट के लिए जितना भी खर्चा हुआ वही सिर्फ आएगा ऑडिटर रेमुनरेशन में। अगर उसको कोई और एक्स्ट्रा फीस मिला वो काम के लिए जो कि उसने ऑडिट से रिलेटेड नहीं था लेकिन क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे वो कर लिया, तो वो ऑडिटर रेमुनरेशन में नहीं आएगा, इट्स एक्सक्लूड लिखा हुआ है। तो इतना हो गया आपका ऑडिटर रेमुनरेशन, यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम लोगों ने ये देख लिया कि फर्स्ट ऑडिटर के केस में अपॉइंट होगा, किसने अपॉइंट किया तो रेमुनरेशन कौन फिक्स करेगा। सब्सिक्वेंट और कैजुअल वैकेंसी में भी हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया और ठीक है। अब एक छोटा सा पोर्शन आता है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होता है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक चीज़ है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। आई नीड सम मोर स्पेस। CV ये अच्छा है जी। हाँ, एप्लीकेबल होता है ये सिर्फ किस पे, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होगा, ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट कंपनी।
applicable only on government company. एप्लीकेबल ओनली ऑन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। क्या होता है ना, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उसका जो ऑडिटर होता है उसको सबमिट करना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट किसको, C&AG को, और उस रिपोर्ट में उसको लिखना पड़ता है कि उसको क्या क्या डायरेक्शन मिला था C&AG से ऑडिट शुरू करने से पहले, उस एक्शन को ऑडिटर ने कैसे किया, उस डायरेक्शन को ऑडिटर ने कैसे फॉलो किया एंड उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो ये उसको देना पड़ता है। तो वही लिखा है, वही क्या लिखा है, ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज पे आती हैं। इसके बारे में लिखा गया है कि ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल सबमिट its audit report to C&AG, Comptroller and Auditor General of India, which shall contain directions. Number 1, direction given by C&AG before conduct of audit, before at the start of audit, yeah, direction given by C&AG at the start of audit फिर दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक्शंस टेकन बाय ऑडिटर ऑन सच डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन मिला इसके हिसाब से ऑडिटर ने क्या क्या एक्शंस लिए, एक्शंस टेकन बाय ऑडिटर on the basis of such direction on the basis of directions on the basis of direction given on the basis of direction given। और जो थर्ड पॉइंट है, क्या रिजल्ट आया, इम्पैक्ट क्या हुआ उस एक्शंस का, इम्पैक्ट of such action on audit of financial statement। on audit of financial statements को मैं FS लिख रहा हूँ, ठीक है, फुल स्टॉप, स्पेस का इशू था। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल है क्या, कि ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या करेगा ना, ऑडिट रिपोर्ट जो चिट्ठा है, ऑडिट रिपोर्ट हम लोग समझेंगे अभी, ऐसे 700 में आता है, 701 से है इसका। तो ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू C&AG। C&AG को क्या करेगा ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट जमा करेगा गवर्नमेंट कंपनी का, उसमें वो लिखेगा कि डायरेक्शन क्या क्या मिला था उसको C&AG से ऑडिट शुरू करने से पहले या ऑडिट शुरू करने के टाइम, और एक्शंस ऑडिटर ने उस डायरेक्शन के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया और उस एक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट पे। तो बस इतना सा ये पोर्शन है, ओके। अब मैं बोलूँगा कि आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।